सुप्रभातम नमस्कारः स्वागतम अत्र भवतां सर्वेषां संस्कृत व्याकरण पाठने। आप सभी का संस्कृत व्याकरण की कक्षा में स्वागत है। पिछली कक्षा में हम लोगों ने अक्षर पर बात किया था। अक्षर अर्थात वह आवाज जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते अक्षर कहलाती है। अक्षर दो प्रकार के होते हैं, पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। स्वर की अगर बात करें तो स्वर के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था तीन प्रकार के स्वर होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। जिसमें ह्रस्व स्वर जो होते हैं वह शुद्ध स्वर हैं। दीर्घ और प्लुत यह जो स्वर हैं वह संयुक्त स्वर कहलाते हैं। कारण यह कि दीर्घ और प्लुत वर्ण दो या अधिक वर्णों से मिलकर बनते हैं। अ ह्रस्व है, अ दीर्घ है, अ प्लुत है। एक मात्रा का समय लेने वाले वर्ण ह्रस्व, दो मात्राओं का समय लेने वाले वर्ण दीर्घ और दो से अधिक मात्राओं का समय लेने वाले वर्ण प्लुत कहलाते हैं। अब हम लोग बात करेंगे व्यंजन को लेकर के। व्यंजन ऐसे वर्ण जिन्हें बोलने के लिए हमें किसी ना किसी दूसरे वर्ण की आवश्यकता होती है, व्यंजन कहलाते हैं। अर्थात जिह्वा को थोड़ा सा प्रयास करना पड़ता है, ऐसे वर्ण व्यंजन हैं। अब हम बात करेंगे व्यंजन को लेकर के। तो व्यंजन भी तीन प्रकार के हैं। पहले स्पर्श व्यंजन, दूसरे अंतस्थ व्यंजन, तीसरे ऊष्म व्यंजन। स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म। स्पर्श का अर्थ होता है छूना। सामान्य भाषा में स्पर्श करना हम लोग कहते हैं छूने को। अर्थात ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण के लिए हमारे मुंह के 5 भागों में से कोई ना कोई 2 भाग एक दूसरे को स्पर्श करते हैं अथवा हमारी जीभ को उस स्थान तक पहुंचना होता है, ऐसे वर्ण स्पर्श वर्ण कहलाते हैं। यहां पर ध्यान रखना चाहिए कि हमारे मुंह के उच्चारण तंत्र के हिसाब से 5 भाग माने गए। पहले होष्ठ, होठ के पीछे दांत, दांत के ठीक पीछे मसूड़ों से लगा हुआ जो भाग है उसका नाम है तालु। तालु से पीछे मूर्धा और मूर्धा के बाद और पीछे जाएं तो कंठ। एक बार फिर से देखें, होष्ठ सभी जानते हैं, होठ, होठ के पीछे दंत यानी दांत, दांत के पीछे तालु, तालु के पीछे मूर्धा और मूर्धा के पीछे कंठ। पीछे से आगे की तरफ अगर बढ़ें तो कंठ, कंठ के आगे मूर्धा, मूर्धा से आगे तालु, तालु से आगे दंत और दंत से आगे होष्ठ। ये 5 स्थान हैं जो हमारे उच्चारण के लिए सहयोगी होते हैं। तो स्पर्श व्यंजन का अर्थ है ऐसे वर्ण जो माने जिनके उच्चारण के लिए हमारे मुंह के कोई भी 2 भाग एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, वह स्पर्श व्यंजन है। आप का बोलते हैं तो का बोलने की तैयारी जैसे ही हम करते हैं तो हमारे कंठ का भाग एक दूसरे से चिपकता है, कभी भी आप देख सकते हैं। इसलिए का स्पर्श व्यंजन है। च बोलने के लिए आपकी जीभ तालु के पीछे जाती है और ऊपर की ओर स्पर्श करती है, इसलिए च स्पर्श व्यंजन है।
तो का से लेकर के मां तक के जो 25 व्यंजन हैं यह स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। यही व्यंजन वर्गीय व्यंजन भी होते हैं, क्योंकि यह 5 वर्गों में यानी 5 लाइनों में बटे रहते हैं और हर लाइन में, हर वर्ग में 5-5 वर्ण होते हैं। दूसरे अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ, अंतः माने अंदर, स्थ माने रहने वाले। अंतस्थ। दूसरे अंतस्थ व्यंजनम। अंतस्थ अर्थात अंदर रहने वाले, अर्थात ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण हमारे हृदय प्रदेश से होता है, ऐसे वर्ण अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। अब इस बात का क्या प्रमाण है कि जो अंतस्थ व्यंजन हैं वो हमारे हृदय प्रदेश में रहते हैं? तो इसके लिए हम देखेंगे अंतः माने आप हृदय प्रदेश में हाथ रख करके और इन वर्णों का यदि उच्चारण करते हैं, य, र, ल, व, तो हृदय प्रदेश में अगर हाथ रख करके इनका उच्चारण करते हैं तो ऐसे वर्णों के वर्ण हृदय प्रदेश में हमारे कंपन उत्पन्न करते हैं, यानी आपका हृदय थोड़ा सा वाइब्रेट होता है। इसलिए ऐसे वर्णों को हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। 4 वर्ण हैं, य, र, ल, व। ये 4 अंतस्थ व्यंजन हैं। और फिर इसके बाद ऊष्म। ऊष्म तीसरे प्रकार हैं। ऊष्म का अर्थ होता है गर्म। ऊष्म का एक नाम और है उष्ण। कहीं पर ऊष्म लिखा मिलता है और कहीं पर उष्ण ऐसा लिखा मिलता है। तो ऊष्म व्यंजन का अर्थ क्या है? सामान्य भाषा में हम लोग ऊष्म कहते हैं गर्म को, अर्थात यह वर्ण हमारे शरीर में थोड़ा सा गर्मी पैदा करते हैं, यानी इन वर्णों के उच्चारण से हमारे हृदय प्रदेश में थोड़ा सा गर्मी पैदा होती है और इसलिए ये ऊष्म वर्ण कहलाते हैं। अब गर्मी पैदा होती, इसका क्या प्रमाण है? तो कभी भी इन वर्णों के उच्चारण के समय आप अपने मुंह के सामने हाथ लगा करके और इनका उच्चारण करेंगे तो देखेंगे कि अंदर से गर्म हवा बाहर आती है। श, श, सा और ह। इन सभी वर्णों के उच्चारण में श, श, सा, ह, इन वर्णों के उच्चारण में हम देखते हैं कि गर्म वायु हमारे मुंह से बाहर आती है। अतः इन वर्णों को हम ऊष्म वर्ण कहते हैं। अब इन 3 के अलावा तो कुल मिलाकर के अगर हम व्यंजन की संख्या माने तो 25 स्पर्श व्यंजन हैं, 4 अंतस्थ व्यंजन हैं और 4 ऊष्म व्यंजन हैं। कुल मिलाकर के 33 व्यंजन होते हैं। 25 और 4 29 और 4 33। तो कुल मिलाकर के व्यंजनों की जो संख्या है वह 29 है। इसके अलावा संयुक्त वर्ण की बात अगर करें तो संयुक्त वर्ण कितने भी हो सकते हैं। यहां पर हमने 3 संयुक्त वर्ण जो हमारी वर्णमाला में शामिल हैं इनकी केवल बात किया है। वैसे तो संयुक्त वर्णों की अगर बात करें तो संयुक्त वर्ण 33 और गुणे 33 यानी करीब 1000 के आसपास पहुंच जाते हैं। जैसे का से हम का को मिला दें तो भी संयुक्त है, का से खा को मिला दें तो भी संयुक्त है, का से गा को मिला दें तो भी संयुक्त है। तो हर वर्ण से मिलकर के और संयुक्त वर्ण बनाएगा। यहां पर क्ष, का और श इनको मिला देने से क्ष ऐसा होता है। क्ष, क और श। इसी प्रकार से त्र, त और धन र। तो त और र को मिला देने से त्र।
ज्ञा, ज्या, जा और इया मिलकर के ज्या, जिसका उच्चारण हमारे उत्तर भारत में ज्ञा ऐसा बोलते हैं, दक्षिण भारत में ज्या ऐसा कहते हैं, या कहीं पर उत्तर भारत में भी अब ज्या ऐसा उच्चारण करने लगे हैं। तो क्ष, का और श, त्र, ता और र, जा और इया, ज्या, ये संयुक्त वर्ण हैं। अब यदि हम वर्णों के आगे की बात करें तो स्वर और व्यंजन, स्वर 3 प्रकार के और व्यंजन भी 3 प्रकार के। स्वरों की कुल संख्या की बात करें तो क्योंकि प्लुत में और दीर्घ स्वर में इनमें बहुत ज्यादा अंतर नहीं है इनकी संरचना में, इसलिए दीर्घ और प्लुत को एक जैसा माना गया। अतः 8 दीर्घ और 5 ह्रस्व मिला करके और 13 स्वर माने गए। प्लुत को उन्हीं में से गिना जाता है दीर्घ की तरह ही, इसलिए प्लुत को हम अलग से नहीं गिनते और इस प्रकार से 13 स्वर और 33 व्यंजन। इसके अतिरिक्त हमारे पास 2 वर्ण और आते हैं, स्वर और व्यंजन। इनके अतिरिक्त अंग एक वर्ण है जिसको अनुस्वार अथवा कहीं कहीं पर अनुस्वर भी लिखा मिलता है। तो अनुस्वर और अह अर्थात विसर्ग, इन दोनों को मिला करके आयोगवाह कहते हैं। इस प्रकार से 13 स्वर, 33 व्यंजन और 2 आयोगवाह, ये हमारे वर्ण हैं। अब इन वर्णों के अतिरिक्त हमारे पास उच्चारण तंत्र में जो प्रभाव होता है, उन उच्चारण तंत्र के प्रभाव के आधार पर भी हम वर्णों को कुछ भागों में बांटते हैं। वह हम अगली कक्षा में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। भवतु तावत् शुभम मंगलम।